हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी अक्षित की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अक्षित है। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई सारे हॉन्टेड हिल स्टेशन की कहानियाँ सुन रखी होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉन्टेड हिल स्टेशन है। मैं आप लोगों को उस हिल स्टेशन का नाम तो नहीं लेकर बता सकता, लेकिन हाँ, वहाँ पर जैसी भूतिया घटनाएं घटती है लोगों के साथ, कुछ वैसा ही हमारे साथ घटा था। ये बात है 2011 जनवरी के महीने की। मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो इस कहानी में जितने भी हम लोग थे, हम सभी लोगों ने उन भूतों को महसूस किया था। दोस्तों, जब 2011 जनवरी के महीने में हम सभी लोग घूमने के लिए गए हुए थे, मैं, मेरे पापा मम्मी और मेरे जो पापा के भाई हैं यानी कि मेरे चाचा, उनकी फैमिली और मेरे दादा दादी, हम लोग जिस वैली में घूमने के लिए गए हुए थे वो तो नॉर्थ इंडिया की है। मैं उस जगह का भी नाम लेकर उस जगह को डिफेम नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं किसी भी जगह का नाम नहीं लूँगा। जब हम लोग उस जगह पर पहुँचे तब रात के कुछ 8:30 बज चुके थे। हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। बस ऐसा लग रहा था कि खाना खाकर सो जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने गर्म पानी से अपने हाथ पैर धोए, क्योंकि जिस गाड़ी में बैठकर हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे वो 3 गाड़ियाँ थीं और उनमें से एक गाड़ी का ड्राइवर कहने लगा कि हम जिस रास्ते से गुज़र कर यहाँ पर आए हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। आप लोग गर्म पानी से अपने हाथ पैर ज़रूर धो देना। उसकी बात में यूँ लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी चेतावनी भी है। हम लोगों ने जिस जगह पर अपनी होटल बुक कर रखी थी वो 10 तारीख से 12 तारीख तक के वहीं पर थी और उसके बाद हम लोगों ने दूसरी जगह जाने का प्लान बनाया था। दोस्तों, 31 दिसंबर के बाद लोग अपने अपने घर लौटते हैं, इसीलिए हमने उस समय घूमने जाने का सोचा था कि हमें हो सकता है होटल्स के रेंट भी सस्ते पड़ जाए और हमारा घूमना फिरना कम पैसे में हो जाए। जब हम लोग उस होटल में पहुंचे तब उस होटल में कोई नहीं था। सिर्फ हमारे ही 3 कमरे उस होटल में बुक थे। मैंने होटल वाले से कहा, जो रिसेप्शन पर था, कि यहाँ पर कोई है नहीं होटल में, होटल खाली पड़ा है बिल्कुल। वो कहने लगा कि 3 तारीख तक तो काफ़ी लोग थे, उसके बाद यहाँ से भीड़ कम हो गई और अब कोई भी नहीं है। दोस्तों, होटल के जो हमारे कमरे थे वो ग्राउंड फ्लोर पर था और सारे कमरों के जो दरवाजे खुलते थे वो सीधा बाहर साइड खुलते थे। यानी मैं आप लोगों को अगर नॉर्मली समझाना चाहूँ तो ऐसा लग रहा था वो सब के सब छोटे छोटे बंगले जैसे है, लेकिन सब कनेक्टेड थे। और उसका जो रिसेप्शन था वो सारे ही उन कमरों के बाई ओर की साइड में था। जब हम वहाँ पर पहुँचकर अपने हाथ पैर धोए, ऐसा लगा बिल्कुल से नींद भाग गई। उसके बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। मेरे मम्मी पापा कहने लगे कि जल्दी जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह में हम घूमने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। हमने खाना खाया और बिस्तर पर लेटे ही थे कि दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि दरवाजे पर मेरे चाचा खड़े थे।
चाचा कमरे के अंदर आए, आकर कहने लगे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी सी हो रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। 2 ही मिनट गुजरे थे कि उसके बाद मेरी चाची भी आई। चाची कहने लगी कि हमारे जो माता पिता है वो कमरे में अकेले होंगे, क्यों ना उन्हें भी बुला लो, अगर वो सोए ना हो तो। मैं तुरंत उठा, जाकर मेरे दादा दादी के कमरे में देखा, वो दोनों ही जागे हुए थे। मैंने उन्हें अपने कमरे में बुला लिया। हम बैठकर बात कर ही रहे थे कि अचानक से मेरे चाचा ने एक भूतिया कहानी बतानी शुरू की। दोस्तों, जैसे ही चाचा ने ये टॉपिक शुरू किया, तभी मेरे दिमाग में वो ड्राइवर की बात घूमने लगी कि हाथ पैर धो देना। वो बातों से कोई तो चेतावनी दे रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। मैंने चाचा से कहा कि चाचा, उसने भी ऐसा ही कहा, हम पैदल तो नहीं थे कि हमारे हाथ पैर गंदे हो जाते, फिर उसने ऐसा क्यों कहा था हमसे। मेरे चाचा कहने लगे कि हो सकता है उस रास्ते में कहीं कब्रिस्तान या शमशान घाट पड़ता होगा। मैंने कहा, तो उससे क्या? वो कहने लगे कि कुछ लोग ऐसा आज भी मानते हैं कि कब्रिस्तान या शमशान घाट के अगर पास से भी गुजर जाओ तब भी अपने हाथ पैर धो दो, और कुछ लोग तो आकर नहा लेते हैं। हो सकता है कि वो ड्राइवर भी कुछ इन्हीं सब बातों पर विश्वास रखता होगा। दोस्तों, फिर यही भूत प्रेत की बातें बढ़ते बढ़ते कहां कहां तक पहुंची। सभी लोग अपनी अपनी घटनाएं बताने लगे। उसके बाद जो मेरी चाचा की बेटी थी, मुझसे उम्र में सिर्फ 2 ही साल छोटी थी, वो कहने लगी कि कमरा तो काफ़ी बड़ा है, आज मैं यहीं सो जाती हूँ, बड़े पापा के पास। मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, यहीं सो जा। उनके जो माता पिता थे वो लोग उसके बाद अपने कमरे में चले गए। डर का माहौल बुरी तरह से बना हुआ था और हम काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे थे। शायद इसी वजह से उसने मेरे कमरे में सोने का सोचा, क्योंकि कमरे में तो बेड एक ही था। चाचा चाची के कमरे में चाचा चाची बेड पर थे और उसके लिए एक्स्ट्रा मैट्रेस मंगाई हुई थी। सेम हमारे वहाँ पर भी था कि एक्स्ट्रा मैट्रेस जो थी उस पर मैं सोया हुआ था। उसने अपने कमरे से मैट्रेस लाकर हमारे कमरे में रख दी और मेरे बाजू में बिछाकर उस पर लेट गई। अभी समय गुजरता गया। रात के 1:30 बजे के आसपास मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने अपनी आंखें खोली और वो आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा, तो पाया कि वो आवाज़ बाथरूम में से आ रही थी। मैं उठा और उठकर बाथरूम की ओर देखा। बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, अंदर लाइट जल रही थी। मैं जब बाजू में देखा तो मेरी बहन कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं उठा और उठकर बाथरूम के पास आगे गया। जब दरवाज़ा धीरे से खुला तो पाया कि बाथरूम का जो टैप था वो हल्का सा खुला था और उसमें से पानी बह रहा था। बाथरूम में घुसते ही सामने जो बड़ा सा वॉश बेसिन था और उस पर सामने की ओर एक मिरर लगा हुआ था। मेरी जो बहन मेरे बाजू में सोई हुई थी, वो उसी मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों में हाथ घुमा रही थी। वैसे ही दोस्तों, डर का माहौल बना हुआ था। उसे वैसा देखकर तो मेरे मन का डर दुगना हो चुका था। मैंने उसे धीरे से आवाज़ लगाई कि कहीं मेरे मम्मी पापा ना उठ जाए, लेकिन उसने मेरी आवाज़ को अनसुना किया, या मानो यूँ लग रहा था कि जैसा उसे मेरी आवाज़ सुनाई ही ना दी हो। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई, इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जब मैंने तीसरी बार आवाज़ लगाई, तब अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। मैं एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ये मेरी वही बहन थी जो अभी वॉशरूम के अंदर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वो पीछे से मुझे कहने लगी, क्या कर रहा है यहाँ पर? जाना है तो जा, वरना मुझे जाने दे। मैं उसे देखकर हक्का पक्का रह गया था। आप मेरी बात का शायद विश्वास नहीं करेंगे, मेरे कान बंद पड़ गए थे। मुझे अब हवा की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कानों को बंद करके उनमें गरम लोहा पिघला कर डाल दिया हो। मैं जल्दी जल्दी अपने कानों को घसने लगा अपने हाथों से
और फिर पाया कि अब बिस्तर पर कोई नहीं है। अगर मेरी बहन अभी मेरे सामने अंदर गई तो जिसे मैंने देखा वो कौन थी। मैं अब डर के मारे अपने बिस्तर पर ही बैठा रहा और अपनी बहन के आने का वेट कर रहा था। 10 मिनट बाद पापा नींद से उठे। वो कहने लगे, क्या कर रहा है, बैठा क्यों है, सोता क्यों नहीं। मैंने कहा, पापा अभी वो बहन वॉशरूम गई है ना, वो आ जाएगी फिर मैं जाऊंगा। पापा कहने लगे, वॉशरूम कब गई वो। मैंने कहा, पापा अभी 2 मिनट पहले। वो कहने लगे, रात में तेरे सो जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो वो दोबारा अपने मम्मी पापा के कमरे में चले गई। मैं पापा की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा, फिर ये बिस्तर। पापा कहने लगे, हाँ बिस्तर यहीं छोड़कर गई। वो कहने लगी, हम 3 लोग बेड पर एडजस्ट कर लेंगे। मैं तुरंत ही पापा के साथ उठकर खड़ा हुआ और डरते डरते पापा के साथ ही वॉशरूम तक गया। जब वॉशरूम तक गया तब देखा कि वॉशरूम में कोई नहीं था। वॉशरूम बिल्कुल खाली था। मैं अपने आप को संभाल ही रहा था, डर से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि पापा मुझसे कहने लगे, जाकर सोता क्यों नहीं है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मैं आप दोनों के बीच में सो जाऊंगा। मेरे पापा मेरी ओर देखकर कहने लगे, इसमें डरने की क्या बात है। मैंने कहा, नहीं पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, ठीक है। मैं दोनों के ही बीच में ऊपर लेटा ही था और मुझे नींद तो अब भी नहीं आ रही थी, डर कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। अब मम्मी और पापा तो सो चुके थे लेकिन मैं जाग ही रहा था कि अचानक से दरवाजे पर किसी के दोबारा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठा और पापा को उठाने लगा। पापा दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। पापा नींद में ही मुझसे कहने लगे, तो जाकर देखना कौन है। मैं उठा, मैं जाकर दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने कोई नहीं था। मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैं वहाँ से जल्दी से दरवाजे को लॉक करके दोबारा उन दोनों के बीच में आकर लेट गया और उसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर मैं सबसे पहले अपने चाचा के कमरे में गया। जो मेरी बहन थी, मैंने उससे पूछा कि तू रात में कमरे में थी ना हमारे। वो कहने लगी, हाँ डर लग रहा था इसलिए फिर मैं वहाँ से उठकर हमारे कमरे में आ गई। मैंने कहा, लेकिन रात में तो मैंने तुझे वॉशरूम में जाते हुए देखा था। वो कहने लगी, भाई कुछ भी मत बोल। हम नाश्ता करने लगे। जब नाश्ता कर रहे थे तभी मैंने ये बात सबको बताई। मेरे पापा और मेरे चाचा कहने लगे, रात में भूत प्रेत की बातें हो रही थी ना, इसी वजह से तू डर गया है। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाता कि मैं डरा नहीं था, बल्कि जो भी मैंने देखा था वो सब बिल्कुल सच था। हम अभी बात कर ही रहे थे कि मेरा नाश्ता हो गया और मैं नाश्ते से उठकर रिसेप्शन पर गया। मैंने कहा, क्या ये यहाँ पर, और इतना कहकर मैं एकदम से रुक गया क्योंकि वो रिसेप्शन पर जो आदमी था वो मुझे ऐसा घूर रहा था जैसे कि वो जानता हो मैं आगे उससे क्या बात करने वाला हूँ। मैं वहाँ से फिर पीछे हटा और दोबारा हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। मैंने कहा कि यहाँ पर भूत प्रेत के बारे में आप लोगों ने कुछ सुना है क्या। वो मेरी ओर देखा, कहने लगा, आसपास यहाँ पर कुछ भी नहीं है और वीरान जगहों पर भूत प्रेत का वास तो होता ही है। मैंने फिर उससे कहा, क्या आपकी होटल में कभी कोई भूतिया घटना घटी है। वो मेरी ओर देखा, फिर कहने लगा, नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि अगर किसी के साथ ऐसा हो तो आप लोग विश्वास करोगे। वो कहने लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे उसकी बात से ऐसा लग रहा था जैसा वो कुछ छुपा रहा है मेरे से। फिर मैं वहाँ से हट गया और मेरे मम्मी पापा के साथ चला गया घूमने के लिए। जो ड्राइवर था जिसने हम लोगों को हाथ पैर धोने की बात करी थी, मैं उससे बात करने लगा। मैंने कहा, कल आपने हमें हाथ पैर धोने के लिए क्यों कहा था। वो कहने लगा, बस ऐसे ही। मैंने कहा, नहीं
आपकी कल बात से लग रहा था कि आप हमें चेतावनी दे रहे हो। किस बात पर आपने कहा था? वो कहने लगा कि यहाँ भूत प्रेत कुछ ज़्यादा ही लोग मानते हैं और कई लोगों ने देखा है तो कुछ ने महसूस किया है। इसीलिए कहते हैं कि बाहर से जब भी आओ तो हाथ पैर धो लो। उसकी ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी और अब भी यूं ही लग रहा था जैसा वो कुछ छुपा रहा है। फिर एकदम से उसने कहा कि आप सबने तो हाथ पैर धोए थे ना? मैंने कहा कि हाँ हाँ, सबने हाथ पैर धोए थे। अचानक से मुझे याद आया कि जो मेरी बहन थी वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इस वजह से वो आकर बिस्तर पर लेट गई थी। मैंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी बहन ने कल हाथ पैर नहीं धोई थी तो उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? वो कहने लगा, ऊपर वाला बड़ा है। और इतना कहकर वो फिर से चुप हो गया। मानो यूं लग रहा था उसके मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस वो छुपाना चाहता है। वो कुछ आगे और भी बोलना चाहता था, परंतु चुप हो गया। फिर हम वहां से दूसरी जगह के लिए निकल पड़े। जब हम वहां पर पहुंचे, मम्मी पापा सब घूम रहे थे, लेकिन मैं उस समय दोबारा उसी ड्राइवर के पास गया और उसे पिछली रात बीती घटना के बारे में बताया। वो कहने लगा कि आप इन सब चक्करों में मत पड़ो। कल का एक दिन आप लोगों को यहाँ रुकना है, उसके बाद तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन मेरी बहन को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वो मेरी ओर देखकर कहने लगा कि आप इतना मत सोचो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो चीज़ें छुपा ही रहा था। जब अगली रात में हम थक कर बाहर से घूम कर आकर सोए, तब रात के ठीक 12:30 बजे दरवाजे पर हमारे दस्तक हुई। मम्मी पापा थके हुए थे, वो गहरी नींद में थे। मैं फिर से उठा और जाकर दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरी बहन थी। मैंने कहा, क्या बात है, इतनी रात में तू यहाँ पर क्यों आई? वो कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मैं वहीं सो जाऊँगी। मैंने कहा, तेरा बिस्तर? वो कहने लगी कि मैं दूसरे वाले बिस्तर पर एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद वो कमरे में आई। हमारा जो वार्डरोब था उस होटल के कमरे के अंदर, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैट्रेस रखी हुई थी। उसने वहाँ से मैट्रेस निकाली और उस पर लेट गई। 5 मिनट के बाद वो मुझसे कहने लगी, भाई मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा कि आँख बंद कर और सोने की कोशिश कर, तुझे नींद आएगी। वो कहने लगी, भाई आप मेरी साइड मुड़कर सोना, मुझे डर लग रहा है। मैं जैसे ही उसकी साइड मुड़ा ही था कि मैंने जोर से चीख लगाई, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा था। चेहरे से खून जा रहा था और उसके हाथ पर कुछ निशान बने हुए थे, जो देखकर समझ पाना तो मुश्किल था। मैंने जैसे ही चीख लगाई, मेरे मम्मी पापा नींद से एकदम से जागे। उस समय हमारे कमरे में एक छोटा सा नाइट लैम्प जल रहा था। वो दोनों उठकर लाइट जलाए और उसके बाद कहने लगे, क्या बात है, इतना जोर से क्यों चीखा? मैंने कहा, पापा ये बहन। और इतना कहकर मैं रुक गया, क्योंकि मेरे बाजू में मेरी बहन थी ही नहीं। पापा कहने लगे, क्या बात है, तू क्यों इतना डरा हुआ है? मैंने कहा, पापा अभी मेरी बहन आई हुई थी यहाँ पर, उसने वार्डरोब से अपने लिए बिस्तर भी निकाला और ये देखिए बिस्तर बिछाया भी। पापा कहने लगे, ये सब तेरा वहम है। मैं इस बार गुस्से में था। मैंने पापा से कहा कि मेरा वहम नहीं, ये सच्चाई है। और इतना कहकर मैं फिर से 1 मिनट के लिए शांत हो गया, क्योंकि मेरे बाजू में तो कोई था ही नहीं। मेरे मम्मी पापा जब मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, तू चिल्लाए क्यों? मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी मम्मी उस समय मुझ पर भड़कने लगी। वो कहने लगी, कल भी रात में तू यही कर रहा था, आज फिर तेरा ये नाटक शुरू हो गया। तेरे सामने एक बार भूत प्रेत की बातें क्या हो गई, तू उसी में गुम हो गया है। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाता कि जो मेरे साथ हो रहा था वो सच था। अभी वो लोग मुझ पर चिल्ला ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस बार जब मम्मी और पापा ने जाकर दरवाजा खोला, तभी चाचा ने दरवाजा खोला। वो कहने लगे कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, वो जोरों से चीख रही, चिल्ला रही है, कह रही है कि उसे कोई दिखाई दे रहा है। मम्मी पापा और मैं
हम तीनों के तीनों उसी समय जल्दी से चाचा के कमरे में भागे। जब वहां जाकर देखा तो मेरी बहन को मेरी चाची ने पकड़ कर रखा था और वो बस बाहर जाने की जिद कर रही थी। दोस्तों, ठंड इतनी ज़्यादा थी उस वैली में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और इसी के साथ अंधेरा भी चारों ओर पसरा था। जब मैंने तुरंत ही रिसेप्शन पर जाकर बात करने की सोची तो मैंने देखा कि रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा हुआ रहता था अब वो वहां पर नहीं है और रिसेप्शन बिल्कुल खाली पड़ा था। एक आदमी, शायद वो रात के समय का उस टाइम पर वॉचमैन था, जो कि दिन में तो नहीं दिखा था हमें, लेकिन रात में वो वहां पर बैठा हुआ दिखा। मैं जल्दी से उसके पास भागा। मैं कहने लगा कि क्या हो रहा है ये सब। वो भी जल्दी से उठकर मेरे साथ आकर देखने लगा। मैंने कहा कि यहाँ रिसेप्शन पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो कहने लगा कि आज उन लोगों को काम था जो रिसेप्शन पर आदमी बैठता है, तो वो कहीं चला गया। उसने मुझे जिम्मेदारी देकर गई कि आप होटल का आज ख्याल रखना, क्योंकि वैसे भी होटल में कोई दूसरी बुकिंग थी ही नहीं। दोस्तों, उस समय रात में कौवे भी पता नहीं कहां से आकर जोरों से चिल्लाने लगे। हमारे मन में जो डर था वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि एक बार को तो यूँ लग रहा था कि शायद अब मेरी बहन का बचना नामुमकिन है। सुबह तक उसने वैसे ही तांडव मचा रखा था। हम सभी लोग काफ़ी परेशान थे। जब सुबह का सूरज निकला तब हमने रिसेप्शन पर जाकर देखा तो एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ दिखा। हमने उससे पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसा कि उसे कुछ पता ही ना हो। फिर वो ड्राइवर आए जो हमें घुमाने के लिए लेकर जाते थे। उन लोगों को जब पूछा गया तो उनमें से एक ड्राइवर ने कहा कि एक काम करते हैं, आज कहीं घूमते नहीं, आज इस बच्ची को हम एक आदमी को दिखा देते हैं। वो झाड़ फूक करता है जैसा मानो तांत्रिक या ओझा हो। जब उसे वहाँ ले जाया गया और उसके बाद उसने कुछ क्रियाएं की और कुछ ही समय में मेरी बहन बिल्कुल से नॉर्मल हो गई। वो कहने लगा कि अब इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो दिन जो ड्राइवर्स आए हुए थे, इनमें वो ड्राइवर नहीं था जिसने हमें चेतावनी दी थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी आगे की पिकनिक को उसी समय कैंसिल कर दिया और वहाँ से सीधा अपने घर लौट कर आ गए। तो दोस्तों, ये थी अक्षित जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली घटना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था वो भूत की वीडियो के लिए, जो कि मेरे पास से खो गई थी। कि वही वाला भूत का वीडियो जिसके बारे में हमने कुछ समय पहले हमारी एक वीडियो में बात की थी। ये वही भूत का वीडियो है जिसमें खिड़की के बाहर एक चुड़ैल या भूत उड़ते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, अब अगर आप में से जो भी वो वीडियो देखना चाहता है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। मैं आप लोगों को वो वीडियो का लिंक ज़रूर दे दूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी दीपशिका की है। इनकी कहानी काफ़ी डरावनी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपशिका है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ ये 2020 में हमारे साथ घटी थी। बात कुछ ऐसी थी कि उस समय लॉकडाउन चल रहा था और हम अपने फैमिली में एक रिलेटिव्स के वहाँ गए हुए थे और वहीं पर लॉकडाउन लगा तो हमें वहीं रुकना पड़ा। उनका घर छोटा था, इस वजह से घर में कुछ दिन तो हमने एडजस्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना हम लोग उनके फार्म हाउस पर चले जाएं। और जब हम उनके फार्म हाउस पर गए तब हमने देखा कि वो फार्म हाउस एकदम खंडर पड़ा था। हम लोगों ने कहा कि ये फार्म हाउस ऐसा क्यों है। वो कहने लगे कि फार्म हाउस मैंने अभी ही कुछ समय पहले लिया था, इसका रेनोवेशन करवाना बाकी था। जो पहले यहाँ पर लोग रहते थे उन्हीं लोगों ने जिस तरह से घर छोड़ा है बस वैसा ही मैंने खरीदा। मैं देखकर हंसने लगी। मैंने कहा कि वो इतने गंदे तरीके से रहते थे। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, गंदे तरीके से नहीं, वो लोग भी इस फार्म हाउस पर पिछले 3 साल से आए ही नहीं थे। दोस्तों, इसके पीछे का क्या राज था ये मैं नहीं जानती थी तब तक कि फार्म हाउस उन लोगों को क्यों इतने कम दामों में मिला था। ये बात हमें कुछ समय के बाद पता चलनी ही थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टार्ट से बताती हूँ। जब हम लोग उस फार्म हाउस पर पहुँचे
तब मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि फार्म हाउस पर कोई और भी है हमारे अलावा। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। उस फार्म हाउस का केयर टेकर भी नहीं था। वो फार्म हाउस का जो अंदर घर बना हुआ था काफ़ी बड़ा था, 4 बेडरूम का घर था। हम लोगों को उन लोगों ने एक बेडरूम दिया था। रात में हम खाना खाकर सोने चले गए। रात के कुछ 2 बजे के आसपास मेरी आंख खुली जब एक आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा कि कोई चीज़ को कुछ घस रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई लोहे को घस रहा है किसी चीज़ से। मैं उठकर आसपास देखने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगी और जब मैं उसका पीछा करने लगी तभी उस घर में एक स्टोर रूम था जो कि घर के बैक साइड में था। वो आवाज़ उस स्टोर रूम से आ रही थी। मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस स्टोर रूम तक पहुंची। मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल की होगी और उसका शरीर बिल्कुल पीला था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर किसी ने हल्दी मल दिया हो और उसी के साथ कई कई जगह पर कुछ काले धब्बे भी थे। उसका शरीर बिल्कुल पतला था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ किसी स्केलेटन पे या किसी कंकाल पर किसी ने चमड़ी को चढ़ा दिया हो। मांस का एक टुकड़ा भी उसके शरीर पर ना हो। उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल डार्क काले थे और पैर भी काले थे। उसके हाथ के नाखून काफी बड़े थे। वो दीवार की ओर अपना मुंह करके दीवार पर खुरच रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं एकदम दंग रह गई। मुझे लगा ये बच्चा यहाँ किसका है और कैसे आया। मैंने आवाज लगाई कि बेटा कौन हो तुम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने 2 मिनट के बाद फिर से आवाज लगाई, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं था। जब मैं वहां से सोची कि अब चले जाती हूँ, तभी तीसरी बार जाने से पहले एक बार मैंने फिर से आवाज लगाई। वो लड़का मेरी ओर मुड़ा। दोस्तों, उसके मुड़ने से ही मैं काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसने अपना पूरा चेहरा घुमा दिया था मेरी ओर, लेकिन उसका शरीर अब भी वैसे ही उल्टा था और उसका जो चेहरा था वो इतना ज्यादा डरावना था जिसकी हद नहीं। चेहरा भी पूरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें लाल थी और उसके होठ के पास एक बड़ा सा कटा हुआ निशान था। यही नहीं, उसके जो कान थे, दाएं कान की ओर से खून बह रहा था और बायां कान के ऊपर काफी ज्यादा बाल थे। वो बाल थे या कालापन था, उस अंधेरे में बराबर समझ में नहीं आया। वो जैसे ही मेरी ओर सिर्फ अपना पूरा चेहरा घुमा दिया, मैं तभी ही देखकर डर गई थी और जोर से चीख कर मैं वहां से भागी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे हस्बैंड जो हमारे कमरे में सो रहे थे वो उठकर जल्दी से मेरे पास आए और मुझे जब देखा तब मैं पसीने में नहा चुकी थी। वो मुझे देखकर कहने लगे कि क्या बात हो गई है, तो इतना घबराई हुई यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने जिस बच्चे को देखा वो बच्चा बहुत ज़्यादा डरावना था और हो ना हो वो कोई प्रेत आत्मा ही थी। हम दोनों जब बात कर रहे थे तभी जो हमारे बाकी के रिलेटिव्स थे वो लोग भी अपने अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। मैंने उन लोगों से पूछा कि उस कमरे में कौन है। वो लोगों ने कहा कि स्टोर रूम तो बिल्कुल खाली पड़ा है, वहां पर कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर सभी लोग एकजुट में उसी स्टोर रूम में दोबारा गए। जब वहां गए तो वहां पर कोई बच्चा नहीं था, लेकिन हाँ, जिस दीवार पर वो खुरच रहा था अपने नाखूनों से, उस दीवार पर वो निशान अब भी मौजूद थे। ये देखकर मैंने कहा कि वो बच्चा यहीं पर था। वो लोग कहने लगे कि अरे बहुत पुराना घर है, वो पेंट ऐसे ही उधड़ा होगा या आपकी कोई गलत फहमी होगी। मैंने कहा नहीं, जो मैंने देखा था वो बिल्कुल सच था। फिर मैं वहीं पर उनसे बात करने लगी कि अगर ये पुरानी दीवार है और पेंट यहाँ से उधड़ा है तो क्यों पूरी दीवार पर कहीं दूसरी जगह पर ऐसा पेंट नहीं उधड़ा, क्योंकि वो बच्चा वहाँ पर सच में था। वो लोग मुझे समझाने लगे और लेकर अपने कमरे में चले गए। रात भर मैं उसी बात में डूबी हुई थी कि ये क्या था, मैंने क्यों देखा। सुबह में जब हम उठे, उसके बाद नाश्ता किए, उसके बाद जो हमारे रिलेटिव्स थे उनका घर वहाँ से 200-300 मीटर की ही दूरी पर था।
वो लोग कहने लगे कि घर से कुछ सामान ले आते हैं हम लोग। वो बहुत चुपके से जा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था तो कोई देख ना ले। वो वहाँ चले गए। थोड़े समय में उन लोगों का कॉल आया कि अगर आज हम लोग नहीं आएंगे तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, हमें यहाँ पर कुछ काम है। मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि वो लोगों को भी शायद प्राइवेसी चाहिए होगी, कुछ काम होंगे उनके भी, और हम यहाँ पर आए, यहाँ पर लॉकडाउन लग गया, इस वजह से वो लोग भी जा नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, उनसे कह दो कि वो लोग आज रात वहीं रुक जाए, हम अपना मैनेज कर लेंगे। दोस्तों, दिन तो ठीक ठाक बीत गया। जब रात हुई और फिर से हम अपने कमरे में सोने के लिए गए, तब मैंने स्टोर रूम से दोबारा कुछ आवाज़ें सुनी। इस बार मैं उठकर अकेले नहीं गई, मैंने अपने हस्बैंड को उठाया। मेरे हस्बैंड उठे। मैंने कहा, आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है? उन्होंने कहा कि हाँ, आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। हम दोनों ही उसी आवाज़ का पीछा करते हुए दोबारा से उसी स्टोर रूम के पास पहुंच गए। जब स्टोर रूम मैंने खोला तब वो बच्चा नहीं था, लेकिन आवाज़ें अब भी आ रही थी। मेरे हस्बैंड वहाँ पर ढूंढने लगे। वो कहने लगे कि कोई चूहा होगा जो अंदर घुस गया होगा और वो ही ऐसी आवाज़ें कर रहा है। मैंने कहा, नहीं, ये कोई चूहा नहीं है, ये सेम आवाज़ है जो कल उस बच्चे की आ रही थी। हम अभी बात ही कर रहे थे कि जोर की आवाज़ के साथ उस स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हम उसे जाकर खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और अब जो खुरचने की आवाज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने और मेरे पति ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अब वो बच्चा हम दोनों को दिखाई देने लगा। मेरे हस्बैंड देखकर घबरा गए। वो उस बच्चे से बात करना चाहते थे, उससे पूछना चाहते थे, लेकिन पिछली रात की तरह इस बार भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने मेरे पति से कहा कि ये कुछ नहीं बोलता है, बस ये अपना चेहरा घुमा देगा तो आप डर जाओगे, इसीलिए इससे कुछ मत पूछो। मेरे पति रुके नहीं, वो उसके करीब गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा, उसने पूरा अपना चेहरा दोबारा से पीछे की ओर घुमा दिया। मेरे पति ये देखकर पीछे हटे और उसमें उनके पैर लड़खड़ा गए, जिस वजह से वो ज़मीन पर गिरे। उन्हें चोट भी आई क्योंकि स्टोर रूम में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो उनके शरीर में चुभ गई थी। मेरे पति अपने आप को संभालते कि उससे पहले वो बच्चा एकदम से हवा में उड़ा और 1 मिनट के लिए वो हवा में ही रुक गया। उसके बाद उसने बड़ी सी छलांग लगाई मेरे पति के ऊपर। मेरे पति को यूं लग रहा था जैसा कि किसी ने मानो 500 किलो का भार उनके शरीर पर रख दिया हो। वो बच्चा जितना पतला था उसका वजन मुश्किल से 40 किलो भी नहीं होगा, लेकिन मेरे पति उसका वजन सहन नहीं कर पा रहे थे। मैं उसे बस हटाने की कोशिश कर रही थी कि अगले ही पल वो एकदम से हटा और उसी अंधेरे में वो हमारी आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया। उसके गायब होते ही स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हम जल्दी से बाहर भागे और हम हमारे कमरे में आए। रात भर हम यूं ही डर कर निकाल दिए। अगली सुबह में जब वो रिलेटिव्स हमारे पास आए तो हम लोगों ने उनसे कहा कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं। वो लोग हमारी बात से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो हम आपको यहाँ पर नहीं रुकाएंगे। उसके बाद वो लोग हमें लेकर अपने घर पर चले गए। हम उनके घर पर रुके ही थे काफ़ी दिनों तक और उसी बीच उन लोगों ने उस फार्म हाउस के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। दोस्तों, वो फार्म हाउस भी उन लोगों ने नया नया ही खरीदा था, इस वजह से उन्हें उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक आदमी के बारे में उन्हें पता चला जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर रहता था, लेकिन लॉकडाउन का समय चल रहा था तो उसके पास जा नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर निकालकर उसको कॉल किया और उससे बात की। तब बात कुछ अजीब सी पता चली। बात ऐसी थी कि उसी फार्म हाउस का जो ओनर था उसने एक केयरटेकर को हायर किया हुआ था। उस केयरटेकर की बीवी और बच्चे को उसने वहीं पर जान से मार दिया था। वो मारना तो उस केयरटेकर को भी चाहता था, लेकिन वो केयरटेकर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। और जिस आदमी से हम लोग बात कर रहे थे उसका ये कहना था कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं। अब दोस्तों, कुछ बातें और हमें समझ में आई। रात में जब हम सोने के लिए गए थे, दोनों रात कुछ ऐसा हुआ था जब भी
यूं लगा कि कोई हमारे आसपास है, क्योंकि पहली रात में भी जैसे ही मैं अपने कमरे में लेटी, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, दाया हाथ। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि वो हाथ पकड़कर खींचकर हमें बाहर निकालना चाहता है। दूसरी रात में भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ इसे अपना वहम मान बैठी थी। जब ये बात हम लोगों ने सुनी और हमारे वो रिलेटिव्स ने सुनी, तो उन लोगों ने उसी समय ये निर्णय लिया कि अब इस फार्म हाउस को उसी को देना है जिससे खरीदे थे, और पैसे वापस लेना है। दोस्तों, उसके बाद में उन लोगों ने वैसा ही किया। 2021 के एंडिंग में वो फार्म हाउस को किसी पॉलिटिशियन ने खरीदा था, और उसे तोड़कर वहां पर एक छोटा सा स्कूल बना दिया गया। मैं नहीं जानती कि अभी उन आत्माओं का क्या हुआ रहेगा, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो घटना हमारे साथ घटी थी वो शायद हमारी लाइफ की पहली और आखिरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी। इससे पहले हमने कभी भी ऐसी कोई भूतिया घटना ना ही तो देखी थी और ना ही महसूस की थी। तो दोस्तों, ये थी दीपशिका जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है वो हमें सचिन ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सचिन है। आज जो घटना मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना आज से कम 20 साल पुरानी है। मुझे साल तो बराबर याद नहीं, लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो एक बार की बात है कि मेरे पापा को किसी ज़रूरी काम से दूसरे स्टेट में जाना था। मैं उस स्टेट का नाम नहीं ले सकता। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, और वहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर मेरे पापा को जाना था। तो मम्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि वहाँ पर पापा को 10 से 15 दिन तक रुकना था। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैं भी ज़िद करने लगा। हालांकि मम्मी ने कई बार मुझे मना किया। वो कहने लगी कि यहाँ पे दादा दादी के पास तू रह, स्कूल वगैरह भी जाना, लेकिन मेरी ज़िद के आगे मजबूर हो गए। मैं मेरे पापा और मम्मी के साथ निकल पड़ा। उस समय मेरी उम्र कुछ 10 साल की हुई होगी। मैं कार में जाने की खुशी से पहले ही पागल हो रहा था। मेरे पापा, मम्मी और मैं, हम तीनों ही रात के कुछ 8:30-9 बजे के आसपास अपने घर से निकले। पापा ये सोच रहे थे कि हम कल रात तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर रात में आराम करके उसके अगले दिन से वो अपने काम में जुट जाएंगे। जब हम रास्ते में निकले तो थोड़ी ही दूरी पार करने के बाद मुझे कब नींद आ गई और मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तब हम लोग एक सुनसान रास्ते पर थे। वो रास्ता ऐसा भयानक था जैसे मानो आसपास सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट और कब्रिस्तान ही हो, जैसा कि वहाँ पर कोई इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही तो कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। मेरे पापा को मैं जब उठकर चिल्लाने लगा तो पाया कि गाड़ी में मैं अकेला हूँ। मैं दरवाज़ा खोलकर गाड़ी का बाहर निकला, देखा मेरे पापा आगे इंजन के पास खड़े हुए थे और मम्मी भी उनसे कुछ बातें कर रही थी, और गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा था। मैंने मम्मी से कहा, क्या हो गया? मम्मी ने कहा कि गाड़ी ख़राब हो गई है। फिर पापा मुझसे कहने लगे कि तुम लोग गाड़ी में जाकर बैठो, मैं कुछ देखता हूँ, कहीं से अगर मदद मिल जाए तो लेकर आता हूँ। लेकिन मम्मी ने पापा को जाने से मना किया। पापा ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा। मम्मी डर रही थी, इसलिए नहीं कि हमें कोई डाकू आकर लूट लेगा, बल्कि इसलिए कि वो रात अमावस्या की रात थी। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारे घर में जो बूढ़े लोग होंगे वो आज भी अमावस्या की रात से डरते हैं। मेरी मम्मी भी भूत प्रेत में विश्वास रखती थी, इसीलिए वो घबरा रही थी और पापा को अकेले नहीं जाने दे रही थी। उसके बाद पापा ने कहा कि गाड़ी में कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, अगर सुबह तक यहीं पर बैठे रहेंगे तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। मम्मी ने जब पापा की ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन पापा नहीं मान रहे थे। उसके बाद पापा ने ज़िद किया और मुझे और मम्मी को गाड़ी में बिठा दिया। फिर पता नहीं वो कहीं चले गए।
दूर तक तो मैं पापा को जाते हुए देख रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में पापा कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। हम उसी गाड़ी में बैठकर पापा का वेट कर रहे थे। लगभग आधे पौने घंटे के बाद मेरी मम्मी को ऐसा लगा जैसे कि गाड़ी के पीछे कोई खड़ा हुआ है। मम्मी ने बहुत बार देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मम्मी से कई बार पूछा, क्या हुआ, आप बार बार पीछे क्यों देख रही हो? तो मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, क्योंकि पापा तो सामने की ओर से गए हुए थे, तो पीछे से नहीं आ सकते थे। इसी के साथ साथ मैंने एक और बात देखी कि मेरी मम्मी उस समय बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, जैसा मानो उन्हें किसी चीज़ का डर सता रहा था। उसके बाद मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी अब बिल्कुल चिंता मत करो, पापा आ जाएंगे, आप बताओ क्या हुआ। मम्मी ने इसके बाद भी मुझसे कुछ नहीं कहा। अभी बस मैं ये बात कर ही रहा था कि उसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई अपने नुकीले नाखून से गाड़ी को खुरच रहा हो। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन मम्मी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चुपचाप अंदर बैठा रहा, लेकिन मैं मम्मी को बार बार पूछ रहा था ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। कभी वो गाड़ी के दाहिने ओर से आती, तो कभी बाएं ओर से आती, और कभी पीछे से आती, लेकिन हाँ, सामने से एक बार भी वो आवाज़ नहीं आई। मम्मी मेरी उस समय इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वो डर के मारे कांपने लगी। उसके बाद मैं मम्मी को कहने लगा कि मम्मी एक बार हम उतर कर देखते तो है कि हमारी गाड़ी को कौन ऐसा परेशान कर रहा है, लेकिन मम्मी मुझे उतरने नहीं दे रही थी। इतना अभी चल ही रहा था कि अचानक से ऐसा महसूस होने लगा कि गाड़ी को कोई पीछे से धक्का दे रहा है, और गाड़ी सचमुच अब आगे बढ़ रही थी। हमें तो गाड़ी का कुछ आता नहीं था, हम गाड़ी को रोकते तो कैसा रोकते। पता नहीं उस समय पापा ने हैंड ब्रेक लगाया था या नहीं लगाया था, लेकिन गाड़ी आगे जा रही थी। और फिर धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा कि गाड़ी अब तेज़ी से आगे जा रही थी। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी क्या हो रहा है? हम दोनों वैसे तो पीछे की सीट पर बैठे थे। कुछ ही पल में मानो अब ऐसा लगने लगा कि जैसा कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ है। और अभी ये सब चल ही रहा था कि सामने से हम लोगों ने पापा को आते हुए देखा। जब पापा ने गाड़ी को उनकी ओर जाते हुए देखा तो वो भागते हुए गाड़ी की तरफ आने लगे। उन्हें लग रहा था कि क्या पता गाड़ी चालू हो गई या मेरी कुछ शरारत की वजह से गाड़ी अपने आप आगे बढ़ रही है। जब पापा आकर गाड़ी के पास रुके तो पापा पसीने में नहाए हुए थे, और उन्होंने गाड़ी रोकते साथ पहला सवाल ये किया कि गाड़ी आगे कैसे जा रही थी। मम्मी ये सुनना था कि रोने लगी, और उन्होंने उसी समय मेरे ही सामने सारी बात पापा को बताई। उस समय मुझे समझ में आया कि मम्मी क्यों बार बार पीछे देख रही थी। पापा ने जब ये बात सुनी तो वो भी घबरा गए। फिर वो मम्मी से कहने लगे कि आगे मैं बहुत दूर तक पैदल चल कर गया, लेकिन आगे कुछ नहीं था। उसके बाद मम्मी पापा से कहने लगी कि अब तुम गाड़ी में ही बैठो, और यहीं पर हम लोग सुबह होने का इंतज़ार कर लेंगे, और अब तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पापा ने भी ये बात सुनी मम्मी से और कहने लगे कि ठीक है, मैं यहीं पर बैठे रहूँगा। कुछ समय बीता ही था कि दोबारा वैसी आवाज़ें आने लगी। पापा जब दरवाज़ा खोलकर मेरी ही तरह बाहर निकलने लगे तो मम्मी ने मना किया, और उसके बाद मम्मी ने हम दोनों से कहा कि सभी लोग अपने मन में भगवान को याद करो। हम वही करने लगे, और मम्मी भी वैसे ही भगवान का नाम जप रही थी। कुछ ही पल में मानो वो आवाज़ों का आना बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद हम तीनों ही पूरी रात उसी कार में डरे हुए बैठ कर निकाले। फिर कुछ ही समय के बाद सुबह सूरज निकल ही गया, और फिर पापा ने मदद ली, गाड़ी रिपेयर की, और उसके बाद हम तीनों ही वहाँ से आगे निकल पड़े। उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं वो सब नहीं जानता, लेकिन हाँ, उस दिन एक बात समझ में आ गई थी कि बुरी शक्तियाँ चाहे जितनी भी ताकतवर हों, लेकिन भगवान के आगे वो कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी सचिन जी की कहानी, जो कि उनके ही साथ एक आप बीती थी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी जैनिश ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं।
मेरा नाम जैनिश है। मैं गुजरात के दमन में रहता हूँ और आप लोगों को एक बात बता दूँ कि दमन में शराब लीगल है। ये कहानी मेरे 4 दोस्तों की है। हमारे यहाँ हमारे एक दोस्त की शादी थी। हमारे यहाँ शादी की अगली रात हम पूरी रात नाच कर जश्न मनाते हैं, जिसे हम डीजे नाइट भी कहते हैं। तो रात को हम सब नाच रहे थे। हमने शराब तो पी रखी थी, लेकिन मेरे दोस्तों को वापस मन हुआ पीने का। उन्होंने मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैंने पहले ही बहुत पी रखी थी। तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग जाओ और शराब पी लो, मैंने वैसे ही बहुत ज़्यादा पी रखी है। तो वो चारों चले गए। उन्होंने बियर ली और शमशान भूमि के नज़दीक एक पेड़ के पास बाइक स्टैंड पे लगाकर उस पे ही बैठकर पीने लगे। शराब पीते पीते वो लोग काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे कि तभी बहुत ज़ोर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें बाइक से नीचे गिरा दिया। और आप लोग एक बात जानते ही होंगे कि जब हम नॉर्मली बाइक से गिरते हैं तो थोड़ी सी ही दूर जाते हैं, लेकिन ये लोग तो अपनी बाइक से काफ़ी दूर जा गिरे थे, जैसे किसी ने उन्हें ज़ोर से धक्का दे दिया हो। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी, तो उन्होंने कुछ सीरियसली नहीं लिया और वापस उठकर बाइक पर बैठ गए जहाँ पर बाइक रखी हुई थी और वापस से ज़ोर ज़ोर से बात करने लगे कि तभी दोबारा वैसे ही ज़ोर से ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें दूर फेंक दिया। इस बार उन्हें थोड़ी बहुत चोट भी आई हुई थी। अब वो लोग समझ गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो सभी लोग वहाँ से खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। जब उन्होंने ठीक से देखा तो उन्हें वहीं पेड़ के पास एक काला साया दिखाई दिया। वो देख के उनकी पी हुई शराब मानो पूरी उतर गई थी और पसीने छूटने लगे। वो साया अपनी पीली आंखों से बहुत गुस्से में उन्हें ही घूरे जा रहा था। वो सभी लोग तुरंत बाइक की तरफ भागे और बाइक उठाकर स्टार्ट करने लगे, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी कि वापस एक हवा का झोंका आया और उन्हें दूर फेंक दिया। वो साया अब भी वहीं खड़ा उन्हें गुस्से में देख रहा था। वो सभी लोग दोबारा उठे और बाइक को लेकर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे कि तभी बाइक स्टार्ट हो गई और वो लोग सीधा भागकर वापस आए। ये घटना से वो सभी लोग डर गए थे और इसके बारे में पूछ रहे थे। तब बाबा ने बताया कि वहाँ जो पेड़ है उसमें एक आत्मा रहती है, या यूँ कहिए कि उसमें एक आत्मा का वास है और तुम सभी लोग उसी जगह जाकर शोर मचा रहे थे। शुक्र करो कि वो आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, वो बस शांति चाहती थी। इसीलिए उसने तुम्हें नीचे गिराकर भागने का इशारा दिया, लेकिन तुम गए नहीं तो उसे गुस्सा आ गया, इसलिए वो तुम्हें दोबारा नीचे गिराई। उसे बस अपनी जगह पर शांति चाहिए थी। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें उस जगह जाके उस आत्मा से माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद उन लोगों ने वैसा ही किया। उसके बाद उनके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि रात को अनजानी जगह जाके शोर करना या शोर मचाना बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी जैनिश की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।